नमस्कार दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये वो डेट्स हैं जब हमारा देश 200 सालों के बाद अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। दोस्तों देश की आज़ादी में अनेकों फ्रीडम फाइटर्स ने योगदान दिए हैं। दोस्तों अनेकों लोगों ने अपने जान तक दे दिए थे। दोस्तों देश की आज़ादी में जिस फ्रीडम फाइटर्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे लीडर और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी थे। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज इतना डरते थे कि उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए अनेकों जासूसों को लगाया गया था। वो कौन है? अंग्रेजी सरकार का जासूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू कर रहा है तो? दोस्तों 23 जनवरी 1897 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक सिटी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता एक लॉयर थे और उनका नाम जानकी नाथ बोस था। दोस्तों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद 1919 में इंडियन सिविल सर्विस ICS की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और दोस्तों 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम भी दिया जिसमें 4th रैंक होल्डर भी बने थे। बट दोस्तों 1921 में इन्होंने सिविल सर्विस के जॉब को छोड़ दिया क्योंकि दोस्तों ये अंग्रेजों के साथ रहकर काम करना नहीं चाहते थे। दोस्तों 1928 तक कांग्रेस बहुत बड़ी आंदोलनकारी पार्टी बन चुकी थी और दोस्तों नेताजी और गांधी जी की राय कभी आपस में मिलती नहीं थी क्योंकि दोस्तों गांधी जी नॉन वायलेंस रहकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे और नेताजी वायलेंस होकर। दोस्तों 1939 में प्रेसिडेंट पोजीशंस के लिए दो लोग खड़े हुए थे जिनमें से थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नंबर पे थे सीतारमैया। दोस्तों सीतारमैया को गांधी जी का फुल सपोर्ट था और दोस्तों गांधी जी भी चाहते थे कि सीतारमैया ही यह इलेक्शंस जीतें क्योंकि दोस्तों गांधी जी थोड़ा पीसफुल नेचर के थे और दोस्तों वो शांति से आज़ादी पाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों नेताजी थोड़ा वायलेंस नेचर के थे और दोस्तों वो वायलेंस का सपोर्ट भी करते थे। इसीलिए दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि यह इलेक्शंस नेताजी नहीं बल्कि सीतारमैया जीते। इसलिए दोस्तों उन्होंने सीतारमैया का खुल का सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों होता है इसका बिल्कुल अपोजिट क्योंकि दोस्तों यह चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। दोस्तों नेताजी के इलेक्शंस जीतने के बाद गांधी जी चाहते थे कि नेताजी इस पार्टी से रिजाइन कर दें और दोस्तों गांधी जी के कहने पर नेताजी ने पार्टी से रिजाइन भी कर दिया। दोस्तों नेताजी जानते थे कि हम दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग हैं बट हम दोनों की मंजिल सेम है। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल एक ही है, हिंदुस्तान की आज़ादी। दोस्तों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी से रिजाइन कर दिया तब दोस्तों इनको 12 बार जेल में डाला गया था क्योंकि दोस्तों कांग्रेस इन्हें सपोर्ट नहीं करता था और दोस्तों इसी बात का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज इन्हें बहुत तंग किया करते थे और दोस्तों इन्हें जेल में डाल दिया। दोस्तों जेल के अंदर इनकी सेहत खराब होने लगी। दोस्तों इनकी सेहत खराब होने की वजह से अंग्रेज इनको जेल से छोड़ दिए क्योंकि दोस्तों अगर नेताजी की डेथ जेल के अंदर हो जाती तो अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या हो जाती। इसलिए दोस्तों उनको जेल से छोड़ दिए और जासूसों के द्वारा उनके ऊपर निगरानी रखते थे क्योंकि दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही डेंजर मैन थे और दोस्तों ये बात अंग्रेज भली भांति जानते थे। उसको जानता हूँ, बोस ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिला तब दोस्तों उन्होंने देश के बाहर जाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया और दोस्तों इनका प्लान था कि जर्मनी जाना और जर्मनी से मदद मांगना ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का। दोस्तों नेताजी 26 जनवरी 1941 को पेशावर से निकलने के बाद 29 फरवरी 1941 तक वो काबुल पहुँच जाते हैं और दोस्तों काबुल पहुँचने के बाद सोवियत एम्बेसी से मदद मांगने के लिए जाते हैं बट दोस्तों उनको वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती है। तब दोस्तों काबुल से वो मॉस्को के लिए रवाना हो जाते हैं और दोस्तों मॉस्को से 2 अप्रैल 1941 को वो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में पहुंच जाते हैं। दोस्तों नेताजी का मेन एम जर्मनी में ये था जितने भी जर्मनी में इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश के तरफ से वार लड़े थे जिनको हिटलर ने बंदी बना लिया था उन सभी आर्मी को हिटलर के चंगुल से रिलीज करके एक अपनी फौज तैयार करना जो इंडिया की फ्रीडम में उनका साथ निभाए। दोस्तों हिटलर के पास लगभग 3 लाख इंडियंस कैद थे जिनको नेताजी मोटिवेट करके अपने तरफ से लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। दोस्तों उतने सारे ब्रिटिश सिपाहियों को अपने बातों से मोटिवेट करके अपने तरफ से लड़ने के लिए
तैयार करता हुआ देख हिटलर नेताजी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और दोस्तों उसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि देता है। दोस्तों हिटलर ही पहला ऐसा व्यक्ति होता है जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। दोस्तों रास बिहारी बोस जो इंडियन क्रांतिकारी थे, जो इंडिया से जाकर जापान में रहने लगे थे। दोस्तों रास बिहारी बोस ही सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियंस की मदद से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किए थे, जिसको INA या आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान के लिए रवाना होते हैं और दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो को इंडिया की हेल्प करने के लिए राजी कर लेते हैं। दोस्तों फरवरी 1942 में जापान ब्रिटिश आर्मी को सिंगापुर में हराकर वहां के एरिया को ऑक्युपाई कर लेते हैं। दोस्तों सिंगापुर में ब्रिटिश आर्मी की संख्या लगभग 85,000 थी, जिनमें से 45,000 इंडियंस थे। दोस्तों जब ब्रिटिश आर्मी की सिंगापुर में हार होती है तब दोस्तों बाकी बचे सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं। दोस्तों सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। दोस्तों रास बिहारी बोस जो सिंगापुर में इंडियन सोल्जर्स को तैयार किया करते थे, नेताजी के जाते ही उन सारे सोल्जर्स का कमांड नेताजी के हाथों में दे दिया जाता है और दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है आज़ाद हिंद फौज की, जिसे हम INA के नाम से जानते थे। दोस्तों 1943 में जापानी आर्मी और INA के सोल्जर्स मिलकर अंडमान एंड निकोबार से ब्रिटिश आर्मी को बाहर निकालने में सक्सेस होते हैं। दोस्तों इस टेरिटरी का सारा कंट्रोल जापानी गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे देती है। दोस्तों यह पहली इंडियन टेरिटरी बन जाती है ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद होने वाली। दोस्तों 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पर तिरंगा भी फहराया जाता है। दोस्तों जापानी आर्मी और INA के सोल्जर्स मिलकर बर्मा एरिया भी कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ से भी ब्रिटिश आर्मी को खदेड़ देते हैं। दोस्तों 1944 में सुभाष चंद्र बोस बर्मा जाते हैं और दोस्तों बर्मा में सारे सोल्जर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ एक अपना प्रसिद्ध नारा देते हैं, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद। दोस्तों बर्मा से होते हुए वो मणिपुर में पहुंचते हैं और दोस्तों मणिपुर से ब्रिटिश सोल्जर्स को खदेड़ने के बाद फर्स्ट टाइम मणिपुर में इंडियन फ्लैग को फहराया जाता है। दोस्तों इस घटना को देखकर सारा देश हिल जाता है। लेकिन दोस्तों मई 1944 में अचानक क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सोल्जर्स को ज़मीन और कीचड़ में लड़ने में दिक्कत हो रही थी और दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते जापान बहुत ही ज़्यादा लॉसेस सह रहा था, जिससे INA को जो फंडिंग मिल रही थी वह दोस्तों फंडिंग बंद होने लगती है। दोस्तों INA के सोल्जर्स के पास जंगल के फूल पत्तियों के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के द्वारा गांधी जी से मदद मांगते हैं और दोस्तों कहते हैं, फादर ऑफ आवर नेशंस, इंडिया की फ्रीडम वार में आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। दोस्तों ये पहली बार था जब गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशंस कहकर किसी ने बुलाया था। दोस्तों गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशंस का टाइटल और किसी ने नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया जाता है और दोस्तों इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिर से एटम बम गिराया जाता है, जिसके चलते जापान अपने आप को सरेंडर कर देता है, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है क्योंकि दोस्तों जापान INA से सारा सपोर्ट खींच लेता है। दोस्तों नेताजी 18 अगस्त 1945 को तुरान से फ्लाइट लेते हैं मंचुकुओ के लिए, बट रास्ते में ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और दोस्तों नेताजी घायल हो जाते हैं। दोस्तों नेताजी को मिलिट्री हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन दोस्तों 15 मिनट बाद नेताजी की डेथ हो जाती है। दोस्तों नेताजी की डेथ आज भी मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता। दोस्तों नेताजी के डेथ के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गया था। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सोल्जर्स थे वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे। दोस्तों इन सब को देखकर ब्रिटिश आर्मी में जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो अभी बगावत करने लगे थे। दोस्तों लगभग 20,000 सैनिक ऐसे थे जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, वो अभी विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी की संख्या थी वो लगभग 45,000 थी और दोस्तों ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स की संख्या लगभग 25 लाख थी और दोस्तों सारे सोल्जर्स अब विद्रोह करने पर उतरने लगे थे
और दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते अंग्रेज अंदर से इतना टूट चुके थे कि वो दोबारा युद्ध करना नहीं चाहते थे। दोस्तों उनके खिलाफ विद्रोह भारत में इतना बढ़ने लगा था कि इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों क्लेमेंट इटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1945 में, दोस्तों इनके ही सिग्नेचर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर था। दोस्तों इनके ही सिग्नेचर से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। दोस्तों क्लेमेंट इटली जब भारत आए थे तब दोस्तों इनसे पूछा गया, आप तो इतने पावरफुल थे, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों जीत लिया था, फिर भी आप लोगों ने भारत को क्यों आज़ाद किया था? तब दोस्तों ये बताते हैं कि जो नेताजी और नेताजी के सोल्जर्स का जो विद्रोह था हमारे खिलाफ, उससे हम लोग टूट चुके थे और हमें कहीं डर था कि आज़ाद हिंद फौज कहीं फिर से वापस ना आ जाए। दोस्तों इटली से जब पूछा गया कि नॉन वायलेंस का क्या प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ा था, तब दोस्तों ये बताते हैं कि नॉन वायलेंस से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इनको सबसे ज़्यादा डर नेताजी और नेताजी के आज़ाद हिंद फौज से लगता था। लेकिन मैं बोस को जानता हूं। बोस ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ना गांधी ना कांग्रेस। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मिस्टीरियस और अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।